हाय, नमस्ते दोस्तों। आज फिर मैं आपसे बात करने आई हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस बार मैं आपसे कॉन्स्टिपेशन पे बात करूंगी। तो कॉन्स्टिपेशन होता क्या है? क्या आप में से किसी को आज तक कभी हुआ है? तो देखते हैं, डिफाइन करते हैं कॉन्स्टिपेशन है क्या, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कब्ज होना। एलोपैथी के हिसाब से अगर हम जाएं तो हमें हफ्ते में अगर 3 बार से कम बार मोशन आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमें कब्जी हो रही है। पर अगर हम एक्चुअल में देखें तो हमें रोज सुबह स्टूल्स पास करने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमें कब्जी नहीं हो रही है। और आजकल का जो हमारा रहन सहन है, खान पीन है, जिस तरह से हम सोचते हैं, उन सब की वजह से क्या हो रहा है कि कब्जी की शिकायत ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो रही है। अगर हमें हार्ड स्टूल्स आते हैं, अगर हमें जोर लगाना पड़ता है मोशन पास करने के लिए, अगर हमें मोशन पास करने के बाद भी, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम पेट ना साफ नहीं हुआ है पूरा, तो हम बार बार जाते हैं, हमें 2 3 4 बार जाना पड़ता है अपना पेट साफ फीलिंग लाने के लिए। तो उसे भी दोस्तों एक तरह से मैं तो कब्जी ही बोलूंगी। तो देखते हैं कि इसका कारण क्या है। सबसे पहले कुछ ब्लॉकेजेस कब्जी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि एनल फिशर्स, एनस पे कुछ ग्रूव्स हो जाना, फिशर्स हो जाना, जिसकी वजह से मोशन नहीं पास हो पाता। बॉवल में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर जैसे कैंसर्स में मेजर शिकायत होती है कब्जी की। तो या कब्जी से वो होते हैं या उनकी वजह से कब्जी होती है, पर दोनों साथ साथ में रहते हैं। बॉवल में स्ट्रिक्चर्स हो जाना, ये सब कारण हो सकते हैं आपको कब्ज होने के। इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं? इसके अलावा हमारी जो नर्व्स होती हैं कोलन और रेक्टम, जहां से कि हम स्टूल पास करते हैं, एंड ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल एंड में, अब उसके अराउंड जो नर्व्स होती हैं, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाए तो हमें कब्जी की शिकायत हो सकती है। बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, स्ट्रोक, ऐसी बीमारियों में भी क्योंकि नर्व्स पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हमें कब्जी हो सकती है। पर दोस्तों सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी बहुत से कारण हैं। तो आप बोलेंगे ये तो लिस्ट लंबी ही होती जा रही है, पर जितने लोगों को आजकल कम से कम हर 3 इंसान में से 1 इंसान को कब्ज की शिकायत है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है ये जानना कि क्या क्या ये कॉज कर सकता है, राइट? हम जब अपनी पेल्विक मसल्स, मतलब नीचे की जो मसल्स को हम अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाते हैं तो भी कब्ज हो जाता है। और यही नहीं है दोस्तों, हार्मोन्स की इरेगुलरिटी, हार्मोन्स की जितनी बीमारियां हैं वो भी कब्ज कर सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज। आप में से जो भी मुझे सुन रहे हैं, कोई डायबिटिक है क्या? किसी का शुगर लेवल ज्यादा है क्या? अगर है तो अगर कब्ज की शिकायत है तो आपको ये समझना चाहिए कि कब्ज ठीक करेंगे तो शुगर बेटर होगा, पर शुगर बेटर करेंगे तो कब्ज ठीक होगा, राइट? तो जहां से भी शुरू करिए, पर अपनी सेहत पे काम करिए। ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड हार्मोन या हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड ठीक से काम ना कर पाना, ये भी कब्ज की कारण होते हैं। तो जितने भी लोगों को थायराइड हार्मोन जो कि यहाँ पे होता है, उसकी बीमारी होती है, वो कम काम कर रहा होता है, तो हमें ये समझना है कि थायराइड जो है हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट को भी बैलेंस करता है। अगर हमारा थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा तो हमें कब्ज की शिकायत हो सकती है। तो अगर आप अपना थायराइड ठीक से काम करा लेंगे तो आप
कि कब्ज की जो बीमारी है, वो भी शिकायत है, वो खत्म हो जाएगी। उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी आप देखेंगे कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो ये जो हार्मोनल इश्यूज हैं उनमें भी कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हो सकती है तो पहले ही हम थोड़ी और कोशिश कर सकते हैं, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम कब्ज की शिकायत से दूर रहें। अब एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूं, बिफोर मैं आपको बताऊं कि आपको इसमें करना क्या है, राइट, इज उम्र के साथ साथ भी कब्ज की बीमारी बढ़ती है। वुमेन में ज्यादा होती है, आप देखेंगे फीमेल्स में ज्यादा होती है। अगर हम पानी का सेवन कम करते हैं दिन में दोस्तों, तो भी कब्ज होती है। और आजकल तो जैसे नॉर्थ में सर्दियां चल रही हैं तो हम पानी का सेवन बहुत कम कर देते हैं। पर पुराने जमाने में क्या होता था ना दोस्तों, इस टाइम पे घी और बहुत रिच खाना खाया जाता था, तो उससे भी फॉर्मेशन ऑफ स्टूल्स अच्छे होते थे और आराम से निकल जाते थे। पर आजकल तो हम घी से दूर भागते हैं। फैट एक ऐसा वर्ड हो गया है जो कि बहुत सी रसोइयों में बिल्कुल ऐसे है जैसे ना 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 ना, डोंट कम डोंट कम डोंट कम, राइट, जबकि वो बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो उसमें भी कब्ज होती है। अगर हम फाइबर कम खाते हैं, अब ये बहुत जरूरी है, घास फूस खाना बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, राइट। पहले हमारी जो न्यूट्रिशन सोसाइटी थी वो कहती थी 15 से 20 ग्राम फाइबर खाना बहुत है, पर अब जो रीसेंट गाइडलाइंस आई हैं उसमें वो कहते हैं जी 25 से 35 ग्राम फाइबर का हमें रोज खाना है। और आप में से क्या मुझे कोई बता सकता है हम कितना फाइबर खा रहे हैं आजकल? किसी को कोई भी आइडिया है कि एक आम इंसान, एक आम हिंदुस्तानी आज की डेट में कितना फाइबर रोज खाता है? आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता होगी। तो मैं वेट कर रही हूं कि आपका मुझे आंसर आए। दोस्तों 15 ग्राम से ज्यादा फाइबर जनरली आजकल हम लोग नहीं खा रहे हैं। और आपको पता है इसका कारण क्या है बड़ा? इसका कारण है आज की फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री कहती है कि कोई बीमार पड़े या ना पड़े हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपना रेवेन्यू चाहिए। और हेल्थ इंडस्ट्री कहती है कोई खाए तो कुछ भी खाए, हमें सानू की मीन्स हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बीमार लोग चाहिए। और इन दोनों के बीच में कश्मकश में हम मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना पैकेज्ड फूड, इतना प्रोसेस्ड फूड आ गया है कि अगर हम चाहें भी ना तो भी हम इससे नहीं बच सकते। और फाइबर किस खाने में? फाइबर उस खाने में जो हमारा किसान हमारे लिए उगाता है, जो फ्रेश खाना सॉइल से निकलता है, उन सब में फाइबर है। हमारे ग्रेन्स में, हमारी दालों में, राजमा छोलों में, सब्जियों में, राइट। पर प्रॉब्लम क्या है, वो पैकेट्स इतने अट्रैक्टिव दिखते हैं दुकानों पे पड़े हुए कि ना चाहकर भी हम उठा लेते हैं। यहां ना दोस्तों मैं आपको एक विनती करना चाहूंगी, एक रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने ना, मेरा एक यूट्यूब चैनल है फूड मेडिसिन एंड लाइव्स, उस पे एक वीडियो डाला है जो कि बताता है कि जब हम पैकेट का खाना खाते हैं तो लेबल कैसे पढ़ना है हमको। उसका नाम है कैन फूड लेबल्स लाई, LIE। आप प्लीज उस पे जाइएगा और उसको देखिएगा, अपने बच्चों को भी दिखाइएगा। आप मानेंगे नहीं, आप हैरान हो जाएंगे और आपको ये समझ आ जाएगा कि आज की डेट में हमारे देश में
शुगर की बीमारी इतनी क्यों बढ़ रही है? पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू है, आस्था फाउंडेशन का बहुत थैंक यू है, जो कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को शुगर से दूर रखने पे काम कर रहे हैं। और मैं ये क्यों बोल रही हूं? क्योंकि डायबिटीज बिल्कुल दीमक की तरह है, अगर लग गई तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए आई थिंक अगर किसी बीमारी पे हमको काम करना है तो वो हमें डायबिटीज पे करना चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच आस्था फाउंडेशन। तो अब बात करते हैं हम, इवन ना अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो भी हमें कब्ज हो सकती है। और आजकल हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, उनका काम ही ऐसा है कि हम पूरा दिन लैपटॉप पे बैठकर टक 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 अपने दिमाग से काम करते रहते हैं। 2 घंटे 3 घंटे बाद हम घड़ी देखते हैं और कहते हैं काम तो हुआ ही नहीं, मैं इतनी देर से बैठा हुआ हूं, मेरी पीठ दर्द हो गई है, मेरी टांग जम गई है। होता है ऐसा कि नहीं होता? पर हम ये नहीं समझते कि हमारे अंदर की जो आंतें हैं वो भी जम गई हैं, इसलिए कब्ज की शिकायत तो होना लाजमी हो गया है। और यही नहीं दोस्तों, अगर हमें कोई भी खान पीन की बीमारी है, या हमें डिप्रेशन है, या हमें मूड स्विंग्स हैं, तब भी हमें कब्ज की शिकायत बढ़ती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बचा क्या? बिल्कुल, इसीलिए मैं बोलती हूं कि आपके पास पेशेंट आता है ना, आप उससे 3 चीजें पूछें। पहली तो आप उसको देख लें और देखें उसका भार कैसा है। दूसरा, उससे पूछें उसके रिश्ते कैसे हैं। और तीसरा, उससे पूछें उसे कब्ज तो नहीं रहती। आपको उसकी हेल्थ का पूरा पेपर मिल जाएगा। राइट, इतनी इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री लेना कि क्या आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है। और आपको लग रहा है दोस्तों कि मैं कुछ भूल गई हूं आपको बताना जिसकी वजह से कब्ज होती है? 2 चीजें। कौन बताएगा कि कौन सी 2 चीजें ऐसी हैं जो मैं भूल गई हूं बताना आपको, या मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताई हैं? और आपको पता है कि ओहो, कुछ लोग तो हैं जिनको इसकी वजह से कब्ज होती है। राइट, हाँ जी, तो कौन बताएंगे मुझे? शुभ जी, सोमा, पुरुषोत्तम जी, कोई गैस आप करेंगे कि कौन सी 2 चीजें मैंने बिल्कुल एंड के लिए बचा रखी हैं? दो चीजें। एक, स्ट्रेस। अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो भी हमारी अंदर की आंतों का काम बढ़ जाता है, उनका मूवमेंट कम हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा रिसोर्स यहां लग जाता है। इसलिए जब भी आप तनाव में होंगे आप देखेंगे कि क्या होता है, आपको कब्ज होने लगती है, आपको जोर लगाकर क्लियर करना पड़ता है अपना पेट, है ना। और दूसरा, जब भी आप ट्रैवल करते हैं या इररेगुलर आपका स्केड्यूल होता है तो बहुत से लोगों को उस टाइम पे कब्ज होती है। अगर इनमें से कोई भी आपको कारण की वजह से कब्ज होती है तो प्लीज मुझे मैसेज भेजिए। मुझे भी अच्छा लगता है देखकर कि जो मैं बोल रही हूं वो आप लोग समझ रहे हैं। जो मैंने इतनी मेहनत से पढ़कर समझा है आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और इसलिए मुझे भी पता चलता है कि मैं जो पढ़ रही हूं, समझ रही हूं, सही समझ रही हूं, तभी तो मैं आपकी मदद भी कर पाऊंगी, है ना। सो प्लीज लिखिएगा अगर आप इनमें से किसी भी चीज से रिलेट करते हैं तो अब होता क्या है, ये तो हो गया, कारण भी हो गए। अब क्या एक चीज बची जो आपको मैं अगर नहीं बताऊंगी तो आज आपका इस लाइफ को देखना फायदेमंद नहीं होगा, कि आप इसको ठीक कैसे करें, है ना। परफेक्ट है जी। तो कुछ चीजें तो आपको पता ही है कि आप कैसे ठीक करें। जैसे मानसिक तनाव से होता है तो आप कोशिश करें कि मानसिक तनाव जहां पे कम कर पाए आप वहां कम रखें। पर कुछ और चीजें,
जो भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो कम से कम खाएं और अपनी सब्जियां, फ्रूट्स, दाल, छोले, चावल ये सब ज्यादा खाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जो भी फूड से आप एलर्जिक हैं या आपके पेट को बहुत अच्छा नहीं फील कराते, उनको आपको नहीं खाना चाहिए। जैसे कि कईयों को आटे से एलर्जी हो जाती है, कईयों को दूध नहीं भाता है, कईयों को मूंगफली नहीं भाती है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताती हूँ। मैं एक ना गट क्लेंस का 1 महीने का प्रोग्राम करती हूँ लोगों के लिए, स्पेशली जिनको ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज भी जैसे एक ऑटो इम्यून डिजीजेस है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, आज ही मैं एक लेडी से बात करी थी उस ग्रुप में, एंड वो कहती है कि मैम 25 साल में मुझे कभी भी मोशन इतना बढ़िया नहीं आया जितना ये खाने हटा दिए जब मैंने, तो मुझे आने लग गया है। तो हमने क्या किया, 5 कटोरी सब्जी की ऐड कर दी उनके खाने में, सारा पैकेज्ड फूड बंद कर दिया, चीनी बंद कर दी और ग्लूटेन दूध बंद कर दिया। 25 साल से जिस प्रॉब्लम से उनको फायदा नहीं मिल पा रहा था, आज उनको रिलीफ है। तो आप देखिए आपका क्या कारण है। बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट, बीन्स खाइए और कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना जरूरी है आपके लिए। यही नहीं, 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। और कभी आप देखते हैं मेलों वगैरह में जब हम जाते हैं तो वहां पे एक जंप करने के लिए वो बड़ा होता है, टैम्पोलिन जिसे हम कहते हैं, राइट? उस पे जंप करना या कूदना ऐसे ऐसे, ये भी हमारी आंतों की मूवमेंट को बढ़ाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दे सकता है। तो प्लीज एक बार फिर बच्चे बन जाइए और रोज अपनी आंतों को जोर जोर से हिलाइए, मूवमेंट कराइए, ताकि आपकी गट की मोशन अच्छी बनी रहे। ठीक है जी। अब कुछ फूड आइटम्स हैं जो आपको इंट्रोड्यूस कर लेने चाहिए अपने डाइट में, पर उससे पहले कभी भी आपको अगर स्टूल पास करने की अर्ज हो तो प्लीज उसको रोके मत, अपना सब काम छोड़कर वॉशरूम जाएं और अपना पेट साफ करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना एक रेगुलर शेड्यूल बनाएं ताकि जब आप ट्रैवल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तब भी आपका वो शेड्यूल वर्क करे। ठीक है जी। अब कुछ फूड आइटम्स हैं जो मैं बताना चाहती हूं आपको कि हमें कब्जी में बहुत मदद करती हैं, क्योंकि जब तक मैं वो नहीं बताऊंगी तब तक आज की इस लाइव का कोई फायदा नहीं होगा, राइट? तो जैसे कि एप्पल, आप सब में से कितने लोगों ने एप्पल खाया हुआ है? आई थिंक हम सब ने खाया है, ठीक है। पर मुझे नहीं पता हम में से कितनों को पता है कि एप्पल के अंदर एक पेक्टिन नाम का फाइबर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए। एक छोटे एप्पल में अराउंड 3.6 ग्राम फाइबर होता है, राइट? और स्टडीज की गई हैं कि अगर एक ग्रुप में एप्पल खिलाया गया रोज पेशेंट्स को, कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स को 2, और एक में नहीं खिलाया गया, तो जिनमें खिलाया गया उनमें 4 हफ्तों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत सबकी खत्म हो गई। सिंपल। दूसरा फूड आइटम जो मैं चाहती हूं आप लोग ध्यान रखें, प्रून्स जो है, 4 प्रून्स में 2 ग्राम फाइबर होता है, और अगर आप प्रून का जूस भी बना के ले लें तो भी आपकी कब्जी में वो बहुत आराम देगा। इसमें विटामिन ए और पोटेशियम भी होता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें एक शुगर होती है सॉर्बिटॉल। अब सॉर्बिटॉल फ्रक्टोज से अलग होती है। क्यों? फ्रक्टोज सारी की सारी लिवर में मेटाबोलाइज होती है, ठीक है जी, पर सॉर्बिटॉल लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होती। तो वो क्या करती है, जब वो हमारी आंतों में जाती है तो वहां पानी खींच लेती है और मोशन को सॉफ्ट करके उसको, कब्ज को ठीक करने में मदद करती है। तो आप प्रून्स खाइए। आई एम श्योर आप सबने कीवी खाई है। एक कीवी में 2 ग्राम फाइबर होता है। अगेन इस पे भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी की और देखा
कि दिन में 2 कीवी अगर आप 2 हफ्ते तक खाएं तो आपकी कब्ज से आपको बहुत आराम मिल सकता है। अलसी के बीज हम सब ने खाए हैं पर हम भूल गए उनको। एक डायबिटिक के लिए और एक जिसको कब्ज है, अलसी के बीज बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट्स दे सकते हैं आपको, राइट? वो है 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून अलसी में 10 ग्राम, मतलब अलसी में 3 ग्राम फाइबर होता है। सोचिए, ये पीसीओएस, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन सब के लिए रामबाण है। प्लीज इसको अपने खाने में डालिए। शक्करकंदी आप में से किस किस ने खाई है? शक्करकंदी में 4 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम दाल में 8 ग्राम फाइबर होता है दोस्तों। एंड हम सबके घरों में दाल बनती है, राइट? 8 ग्राम फाइबर हमें उससे मिल सकता है। सिमिलरली चिया सीड्स अगर आप खा सकते हैं तो खाइए। बीन्स, छोले, काले चने, इनमें बहुत फाइबर होता है तो आप वो खाइए। जैसे आधा कप काले चने में 7.5 ग्राम फाइबर है और आपको कुल कितना खाना है? 30 से 35 ग्राम। तो आप जोड़ते जाइए। एक रुबाब करके सब्जी आती है, आपको गूगल देखना पड़ेगा उसको हिंदी में क्या कहते हैं, रुबाब। 1 ग्राम फाइबर 1 स्टेम ऑफ रुबाब में होता है ना? जैसे मोरिंगा हमारा मिरेकल फूड है ना, वैसे ही रुबाब में भी इतना फाइबर है कि ये भी मिरेकुलस फूड है। पियर, नाशपाती, 6 ग्राम फाइबर एक छोटी नाशपाती में आपको मिलती है और उसमें भी शुगर जो होता है वो सॉर्बिटॉल होता है। फ्रक्टोज भी होता है, सॉर्बिटॉल भी होता है। और सॉर्बिटॉल क्या करता है? सॉर्बिटॉल हमें कॉन्स्टिपेशन से दूर रखता है, राइट? तो आप दोस्तों इन फूड्स में से कोई भी फूड अपनी खाने में ऐड करें। 1, 2, 3, 4 बार करें। 2-3 चीजें देख लें और मुझे बताएं कि आपको कब्जी से राहत मिली कि नहीं। मैं बहुत ही हैप्पी होंगी अगर आप मुझे क्वेश्चंस लिखेंगे और मैं डेफिनेटली उनको आंसर करूंगी। और आप इसमें चैट में मुझे ये भी बताइएगा कि अगले महीने आप किस चीज पे जानकारी चाहेंगे मेरे से। ऐसा क्या है जो अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपकी जिंदगी में और सेहत और खुशी आएगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। एंड मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आस्था फाउंडेशन एंड पुरुषोत्तम जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये जो इनिशिएटिव है इंडिया को डायबिटीज फ्री बनाने का, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। आप प्लीज काम करते रहिए। आपको बहुत से अवार्ड्स मिले, रिकग्निशन मिले और ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।